हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 11th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, शुद्ध गति के जो समीकरण है हमारे, उसको तीनों समीकरणों को सिद्ध करने वाले हैं और बहुत ही इजी तरीके से करेंगे, बहुत ही छोटी वीडियो में, और शॉर्टली आपको समझ में आ जाएगा विद नोट्स के साथ में। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसे नीड है 11th फिजिक्स की, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गति की समीकरण, ये है हमारी हेडिंग। और सबसे पहले हम करने वाले हैं ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में क्या है, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के विस्थापन s, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण a और समय t के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले तीन समीकरणों को एक समान त्वरित सरल रेखीय गति के शुद्ध गति की समीकरण कहते हैं। तो ये तो आ गई कि इनको क्या कहते हैं। अब मेन बात पे आते हैं, जो कि आपका जिसको वेट है, जिसका वेट कर रहे हो आप लोग, तो वो है v बराबर u प्लस ए टी। ये हमारा सबसे पहला गति का प्रथम समीकरण है। इसे वेग समय संबंध भी कहते हैं, है ना, वेग समय संबंध, वेग और समय के बीच में संबंध। नेक्स्ट है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है, या इसको स्थिति समय संबंध भी कहते हैं। फिर है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तृतीय समीकरण है, या इसे वेग स्थिति संबंध भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी को प्रूव करते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी को प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले गति का प्रथम समीकरण स्टार्ट करते हैं। माना किसी क्षण वस्तु t बराबर 0 पर u वेग से गतिशील है। हमने मान लिया, देखो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं आपको अलग से समझा देता हूँ, थोड़ा सा अलग से देखो, थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा, तो समझ में सही रहेगा। देखो यहाँ पर ये 0 है स्टार्टिंग में, और x एक्सिस पर हमने समय को देखा है, समय को प्रदर्शित किया है x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर वेग को किया है। अब स्टार्टिंग में जब समय 0 है, तो जो वस्तु है वो u वेग से गतिशील है। कितना? u वेग से गतिशील है। तो देखो इस जगह क्या है, इस जगह हमारा, देखो इस जगह क्या है, इस जगह u वेग से, मतलब ये जो है वो वेग के लिए है, और ये समय के लिए है। ये किसके लिए है? समय के लिए है। तो देखो इधर समय बढ़ेगा, इधर वेग बढ़ेगा, तो हमारी जो वस्तु है वो u वेग से गतिशील है ना। इतना समझ में आ गया। उसके बाद t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। अब t समय के पश्चात, अब कितना समय हो गया? t। तो t समय के पश्चात वस्तु का वेग कितना हो गया? देखो एक मिनट, t समय के पश्चात वस्तु का जो वेग हो गया वो v हो गया। वस्तु यहाँ पहुँच गई, तो देखो लेकिन समय भी बढ़ा। अब यहाँ पर तो t 0 था इस जगह, तो अब समय बढ़ गया। अब जब समय बढ़ गया तो हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ जाएगा वैसे ही क्या होगा, वेग भी बढ़ेगा। तो देखो समय भी बढ़ा, समय इधर बढ़ेगा, वेग ऊपर बढ़ेगा। तो देखो समय बढ़ा, तो यहाँ पर तो देखो ये तो वेग बढ़ गया, और यहाँ पर ये t समय हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? t समय हो गया। तो ये हो गया t समय। अब हमारे जो स्टार्टिंग हुई थी वो यहाँ से हुई थी, है ना। कहाँ से हुई थी? यहाँ से हुई थी। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बनके तैयार हो चुका है, ये हमारा ट्रायंगल बनके तैयार हो चुका है। देखो ये पूरा क्या है? v है, ये क्या है? u है। तो देखो ये u है और ये v है, ये u है और ये v है। अब देखो हमें अगर इतना चाहिए, हमें अगर इतना पार्ट चाहिए, इतना ये, तो देखो v में से हम u को घटा देंगे। मान लिया ये 10 है और ये 4 है, तो ये कितना हुआ? 6। कैसे? 10 में से 4 को घटा देंगे, तो v है और ये u है, तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू। अगर ये v माइनस यू होगा तो ये भी तो v माइनस यू होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? v माइनस यू। क्लियर होगी मेरी बात? और देखो क्योंकि आप पढ़ चुके हो पहले कि ये वेग है और ये समय है, और ये वेग समय की जो ढाल होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? त्वरण को। किसको प्रदर्शित करती है? त्वरण को। हमेशा याद रखिएगा, किसको रिप्रेजेंट करती है? त्वरण को। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो वस्तु का वेग v हो जाता है तब समय वेग ग्राफ से। हमारा जो समय वेग ग्राफ है, देखो यही मैंने आपको डायग्राम वही बनाया था उधर, तो इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखो त्वरण बराबर होता है समय रेखा ए बी की ढाल, यानी कि a बराबर होता है tan थीटा। अब a बराबर क्या होता है? tan थीटा। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा v बराबर tan थीटा था, ऐसे ही a बराबर भी क्या निकल के आता है? tan थीटा। जब a बराबर tan थीटा निकल के आया, तो ध्यान से देखो, जो a बराबर है वो tan थीटा निकल के आया, a बराबर tan थीटा। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा? tan थीटा बराबर होता है लंब और बटे में आधार। अब लंब क्या है हमारे पास? ये है, लंब क्या है? v माइनस यू।
और आधार क्या है, आधार ये है। अभी देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, टी है, यहाँ से लेके आएगा टी है, तो ए किसके बराबर हो गया, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए बराबर हो गया बेटा v माइनस यू अपॉन में टी के, और टी का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, ए के साथ में, तो ए के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टी, है ना, ये क्या हो जाएगा ए टी, और इज इक्वल्स टू v माइनस यू, या फिर इसको बोल सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो देखा, इस तरीके से ग्राफीय विधि से हमने पहला समीकरण प्रूफ कर लिया। आइए सेकंड समीकरण के सेकंड प्रूफ पे चलते हैं। नेक्स्ट है गति का द्वितीय समीकरण। देखो डायग्राम वही बनना है, सब में डायग्राम वही बन रहा है, और आपको एक डायग्राम समझ में आ गया ना, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। माना किसी क्षण वस्तु t बराबर 0 पर u वेग से गतिशील है, वही t बराबर 0 है और u वेग से वस्तु गतिशील है, और समय t पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। तो t समय के पश्चात ये t बढ़ गया, इधर t बढ़ गया हमारा, अभी हमने देखा था इधर t बढ़ गया था, तो वस्तु का वेग क्या हो गया, वस्तु का वेग धीरे धीरे करके यहाँ बढ़ गया, यहाँ पे आ गया, तो v हो गया। तब गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी ग्राफ से, तो देखो दूरी जो होती है ग्राफ से, चूंकि हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ, देखो ये क्या है, वेग और समय ग्राफ है, और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, तो देखो वेग समय ग्राफ, ये पूरा वेग समय ग्राफ है, और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करता है। तो वस्तु का विस्थापन क्या है इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ में जो वस्तु का विस्थापन होता है वो देखो ये वेग समय जो ग्राफ है ना हमारा, ये वाला, ये हमारी जो ढाल है, इसके अंदर का जितना भी पोर्शन आ रहा है, इसके अंदर का जितना भी हमारा क्षेत्रफल आ रहा है, ये क्षेत्रफल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यही क्षेत्रफल विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा, चली गई दूरी को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, विस्थापन को। तो यही क्या होगा, एस होगा। ये जो क्षेत्रफल है, ये जो पूरा क्षेत्रफल आ रहा है, इसके अंदर जितना भी क्षेत्रफल आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने देखा, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला, देखो मान लिया ये O है, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है, तो देखो विस्थापन S बराबर क्या हो जाएगा, AODB का क्षेत्रफल, यानी कि AODB इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, यही तो होगा भाई, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, मैं जूम कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, AODB का क्षेत्रफल। अभी मैंने बताया उस वाले डायग्राम में आपको, यही तो होगा, देखो ध्यान से, देखो ये हमारा A मान लिया, और ये B मान लिया, और ये D मान लिया, तो AODB इसका क्षेत्रफल ही तो है ये विस्थापन, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। इसके बाद देखो अब आगे चलते हैं, अब क्या है, अब S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर देखो इस डायग्राम के अंदर दो चीज़ हैं, इस डायग्राम के अंदर दो चीज़ हैं, इस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें, दो चीज़, एक तो देखो तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है, अगर हमें एरिया निकालना है टोटल, तो इस एरिया में देखो एक तो ट्रायंगल हो गया तुम्हारा, और एक क्या हो गया, एक आयत हो गया, एक ट्रायंगल हो गया और एक क्या हो गया, आयत। तो ये तो हो गया ट्रायंगल और ये क्या हो गया, आयत। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड कर दें तो हमारा ग्राफीय विधि यानी कि विस्थापन आ जाएगा कुल। तो देखो S बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ क्या हो गया, ट्रायंगल AB और C, प्लस एरिया ऑफ आयत AODC, क्लियर है मेरी बात। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने एरिया, त्रिभुज का एरिया और आयत का एरिया दोनों का लगा दिया। अब ध्यान से देखो, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, क्योंकि ये कैसा है, ये कैसा है भाई, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो देखो हाफ 1/2 गुणा बेस, बेस क्या है, बेस है हमारा ये AC, तो देखो AC आ गया, हाफ इंटू बेस और इंटू में हाइट, हाइट क्या है BC, तो देखो AC और इंटू में BC आ गया, प्लस अब एरिया ऑफ आयत, आयत का एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो देखो ये क्या हो गई, AC हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई CD, तो देखो AC और गुणा में CD, क्लियर है मेरी बात। अब आगे ध्यान से देखो 1/2, अब BC क्या है, देखो अभी मैंने आपको बताया ये BC क्या है, ये BC हमारी V माइनस यू है, क्या है V माइनस यू है, तो देखो BC की जगह आ गया V माइनस यू, और AC क्या है, A से C, ये क्या है हमारी T है, ये क्या है हमारी T है, तो ये आ गया इंटू में T, प्लस अब AC क्या है, देखो AC AC, तो देखो AC की जगह पे फिर T आ जाएगा, AC की जगह पे क्या आ गया T, और CD क्या है CD, ये है CD, और ये क्या थी CD, याद करो अभी मैंने बताया था CD क्या है, U है, इतना पार्ट क्या है U है, तो इसकी जगह पे U आ गया, तो देखो UT हो गया। अब देखो ध्यान से S बराबर क्या हो गया, पहले UT लिख दिया मैंने, प्लस अब देखो V माइनस यू। अभी हमने देखा, अभी हमने जब पहले वाले को सॉल्व किया तो हमने क्या देखा कि V माइनस यू किसके बराबर था, देखो V माइनस यू किसके बराबर था, AT के बराबर था, किसके बराबर था, AT के। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, V माइनस यू की जगह पे AT ले सकते हैं, और इंटू में T, तो ये क्या हो जाएगा AT का स्क्वायर, तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्लियर है मेरी बात, V माइनस यू बराबर AT। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे।
देखो अब थर्ड ग्राफिक इक्वेशन, ये भी सेम है, इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें बस आपको एक चीज़ समझनी है, वो है कि आपको गति का तृतीय समीकरण में एक चीज़ याद रखनी है कि जो विस्थापन s था वो हमारा ये क्षेत्रफल था घिरा हुआ, ये पूरा क्षेत्रफल था। अब इस क्षेत्रफल में दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ये पूरा एरिया निकाल दिया हमने ट्रायंगल का और आयत का, उसको प्लस कर दिया, और एक और दूसरा तरीका है जो इस तीसरे वाले में लगाना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक समलंब बन रहा है। क्या बन रहा है? समलंब। मैं बताता हूँ कैसे। देखो ये क्या बन रहा है, एक समलंब। देखो हमें इसका एरिया तो चाहिए पूरा, अभी हमने क्या करा, इसको आयत और त्रिभुज यानी कि त्रिभुज और आयत में ब्रेक करके हमने निकाल लिया। लेकिन क्यों ना अगर इसका पूरे का एरिया मिल जाए हमें, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ब्रेक करने की। तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया, है ना, इसे बोलते हैं समलंब। क्या बोलते हैं? समलंब। और समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है आधा, मतलब हाफ, गुणा में ये जो दोनों समांतर रेखाएं हैं इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी आगे d लिख देता हूँ, और इनटू में ये दोनों जो भुजाएं हैं, है ना, इनका सम, यानी कि ये a है और ये b है, तो a प्लस b ये होता है। तो देखो ध्यान से, समलंब ABDO, ABDO इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग, ये जो समांतर भुजाएं इनका योग, और गुणा में इनके बीच की दूरी, गुणा में दूरी। अब देखो 1/2 इंटू समांतर भुजाएं यानी कि AO और प्लस BD, क्या है, AO प्लस BD, AO क्या था, U, AO प्लस BD, AO प्लस BD, और गुणा में दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, OD तो है, OD या AC कुछ भी बोल लो, है ना। अब ध्यान से देखो, S बराबर 1/2 गुणा AO की जगह पे क्या आ जाएगा, AO की जगह पे आ जाएगा U, और BD की जगह पे क्या आ जाएगा, BD की जगह पे आ जाएगा V, तो U प्लस V हो गया, और OD क्या थी, OD तो T थी, तो ये इंटू में T आ गया। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, अब V बराबर U प्लस 80 से, तो देखो V बराबर U प्लस 80 से, तो यहाँ से अगर हम T की वैल्यू निकालें तो T बराबर क्या हो जाएगा, देखो U उधर जाएगा तो V माइनस यू, और A डिवाइड में जाएगा, तो T बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन में A रखने पर हमने जैसे T की वैल्यू निकाल दी और इस जगह हम पुट कर देंगे। अब देखो ध्यान से, तो U प्लस V, और देखो T की जगह पे क्या आ गया, V माइनस यू अपॉन में A। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, देखो इसको U प्लस V को V प्लस यू भी लिख सकते हैं। देखो A माइनस V इंटू A प्लस V क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो V प्लस यू और V माइनस यू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपॉन में 2 इंटू A हो गया, और 2A कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो ये 2AS हो गया, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2AS, और V स्क्वायर बराबर हो गया U स्क्वायर प्लस 2AS। तो देखा आपने, इस तरीके से तीसरा समीकरण भी हमारा सिद्ध हो चुका है। तो ग्राफीय विधि में इतना ईजी था कि आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप रिपीट करके दोबारा देखिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए। तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कलन विधि समझाऊंगा। कलन विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा चैनल पे। गुड बाय गाइस।